ना हो, इसलिए मैं आपको पहले वो क्लियर कर देता हूँ। एस्चुरी और डेल्टा क्या होता है? एस्चुरी को देखिए हिंदी में बोला जाता है ज्वार नदमुख, ठीक है? तो क्या होता है ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र होता है एस्चुरी, जहाँ पर नदियों का ताज़ा पानी जो है, वो समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है, ठीक है? तो आपको क्लियर हुआ एस्चुरी क्या होता है? आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ पर नदियों का ताज़ा पानी जो है, वो समुद्र के खारे पानी के साथ में मिलता है। क्लियर? कौन-कौन सी नदियाँ जो है वो एस्चुरी बनाती है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, मांडवी नदी, ये जो नदियाँ हैं ये एस्चुरी मतलब ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। आगे लेक्चर में मैं आपको क्लियर करूँगा इस चीज़ को, बस इतना ध्यान रखिए कि एस्चुरी होता क्या है। आगे बात करते हैं देखिए डेल्टा जो है ये क्या होता है? तो देखिए नदी जहाँ पर सागर से मिलती हैं, उस जगह पर नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण जो मुख्य नदी होती है, वो कई सारी धाराओं में बँट जाती है। तो उस सागर किनारे त्रिभुजाकार क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है? डेल्टा बोला जाता है। डेल्टा जो होते हैं वो प्रायः उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो आपको क्लियर हुआ डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होता है? ध्यान रखिएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये सब जो नदियाँ हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे हम ये लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बस एस्चुरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि भारत का जो अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो क्या है? तो सबसे पहले ये वर्ड को हम क्लियर कर लेते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र होता क्या है? अपवाह तंत्र जो शब्द है, ये एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है, जिसमें अलग-अलग दिशाओं से छोटी-छोटी धाराएँ आकर एक मुख्य धारा का निर्माण करती हैं, मतलब मुख्य नदी का निर्माण करती हैं, ओके? यहाँ पर जो अलग-अलग दिशाओं से छोटी-छोटी धाराएँ आती है, वो मुख्य नदी की क्या होती हैं? सहायक नदियाँ होती हैं। समझ में आया आपको? अपवाह तंत्र शब्द जो है, एक नदी तंत्र की व्याख्या करता है। तो भारत के अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करेंगे, तो इसे हम 2 भागों में पढ़ेंगे। कौन-कौन से? देखिए स्ट्रक्चर समझ लीजिए पहले कि किस तरीके से हम इस टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए 2 भागों में हम इसको पढ़ने वाले हैं। एक है हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र में हम सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात करेंगे। मतलब इसमें जो मुख्य नदी होगी वो कौन-सी होगी? सिंधु नदी होगी, गंगा नदी होगी और ब्रह्मपुत्र नदी होगी। और इन मुख्य नदियों की बहुत सारी क्या होती है? सहायक नदियाँ होती हैं। तो वही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड देखिए प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में हम मध्य और दक्षिण भारत की नदियों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इन सब नदियों को हम डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में। और लास्ट में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ मैं आपसे डिस्कस करूँगा, जहाँ से एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम हिमालयी अपवाह तंत्र की बात करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र को। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंधु नदी जो है, वो बेसिकली 3 देशों में होकर बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। चीन के देखिए तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट इसका उद्गम होता है और उत्तर-पश्चिम दिशा में बहते हुए भारत के लद्दाख के दमचोक के पास से एंटर करती हैं, ओके? आगे बहती हुई ये नदी गिलगित से होते हुए दर्दिस्तान के पास में पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और कराची के पूर्व से होते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। इस नदी की कुल लंबाई जो है वो कितनी है? 2880 किलोमीटर है। तो सिंधु नदी का देखिए उद्गम कहाँ से होता है? भारत के बाहर से होता है। चीन के तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के निकट से सिंधु नदी का उद्गम होता है। भारत होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर करती हैं और अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। ध्यान रखिएगा भारत का जो लेह शहर है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कहाँ पर स्थित है? दाएं तट पर स्थित है। सिंधु नदी के देखिए अरब सागर में मिलने से पहले इसमें 5 प्रमुख इसकी सहायक नदियाँ जो है वो आकर मिलती है। कौन-कौन सी? चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज नदी। ये पाँचों नदियाँ जो है वो सिंधु नदी में आकर मिलती हैं। उसके बाद में सिंधु नदी जो है वो अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। इसमें देखिए चेनाब और सतलज इसकी 2 सबसे बड़ी सहायक नदियाँ हैं। चलिए एक-एक करके समझ लेते हैं। चेनाब नदी की हम सबसे पहले बात करते हैं। ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम जो है वो हिमाचल प्रदेश के देखिए के-12 लारा दर्रे से होता है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का निर्माण जो है वो 2 नदियों से होता है, एक चंद्रा और भागा। इसलिए इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, ध्यान रखिएगा। आगे बहती हुई ये नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी से मिल जाती हैं। सिंधु नदी में मिलने से पहले इसमें झेलम, रावी, सतलज, व्यास नदी आकर मिलती हैं। किसमें? चेनाब नदी में। चलिए कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है, इस चीज़ को हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं झेलम नदी की।
झेलम नदी का उद्गम जो है वो कश्मीर घाटी के बेरीनाग के निकट से होता है। ये नदी 170 किलोमीटर भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण करती हुई पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी में आकर मिल जाती हैं। झेलम नदी कहाँ से उद्गम होता है? कश्मीर घाटी के बेरीनाग से इसका उद्गम होता है। इसके बाद देखिए रावी नदी की बात करते हैं, तो ये नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है और कश्मीर पंजाब होते हुए पाकिस्तान के जंग के निकट चेनाब नदी में आकर मिल जाती हैं। क्लियर? इसके बाद देखिए सतलज नदी की बात करते हैं। ये नदी जो है तिब्बत के देखिए राक्षस ताल से निकलती है और सिंधु नदी के समानांतर बहती हुई हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। आगे पंजाब होते हुए पाकिस्तान के भावलपुर में चेनाब नदी में जाकर मिल जाती हैं। चेनाब नदी में मिलने से पहले इसमें व्यास नदी जो है वो आकर मिलती है। किसमें? सतलज नदी में। ध्यान रखिएगा सतलज नदी का जो उद्गम है वो भारत में नहीं होता है। कहाँ पर होता है? तिब्बत के मानसरोवर में होता है। ठीक है? तिब्बत के मानसरोवर स्थित राक्षस ताल से सतलज नदी जो है वो निकलती है। हमने जैसे कि बात करी कि व्यास नदी जो है वो सतलज नदी में आकर मिल जाती है। तो व्यास नदी को डिस्कस So if I talk about the best feature of the Byju's कर लेते हैं। व्यास नदी जो है वो रोहतांग दर्रे से निकलती हैं और व्यास नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बहते हुए पंजाब के हरीके में सतलज नदी से आकर मिल जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, हरीके क्षेत्र में जो व्यास और सतलज नदी का संगम होता है, वहीं से देश की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर वो निकलती है। देश की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है? हरीके में निकलती है, जहाँ पर व्यास और सतलज नदी का संगम होता है। ओके, ये नहर जो है पंजाब राजस्थान से होकर गुजरात में एंटर करती हैं। राजस्थान में इसकी सबसे अधिक लंबाई है 470 किलोमीटर। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। साथ ही ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पाकिस्तान के जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहावलपुर में सतलज नदी जो है वो चेनाब नदी से मिलती हैं। तब ये चेनाब से मिलने के बाद में पंचनद नदी का निर्माण करती है। मतलब इस पॉइंट पर पांचों नदियां जो है वो एक हो जाती हैं। झेलम, रावी, सतलज, व्यास और चेनाब। ये पांचों नदियां एक होकर आगे बढ़ती हैं, इसीलिए इसे पंचनद नदी का नाम दिया गया है। मतलब सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर तक ये पांचों नदियां एक होकर आगे बढ़ती हैं। ठीक है? तो पंचनद नदी किसे बोला गया है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, दिमाग में एक बात